हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि पेपर 1 के रजिस्ट्रेशन ओपन है अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि एक तरह से आगे के लिए रजिस्ट्रेशन हमारे ओपन हो चुके हैं। यानी कि ये जो आप अभी वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ये जैन 2021 तक आपके पास रहेंगे, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 जिनका इन्वायरमेंटल साइंस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और आज मैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करूंगा जो पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मेनली, और एक क्वेश्चन ये है जो पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यही एक क्वेश्चन और पेपर 1 में भी आ सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि मिक्सअप सा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 में कौन सी यूनिट से पूछा जा सकता है? पेपर 1 में यूनिट नंबर जो आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की जो यूनिट है वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और पेपर 2 में तो पूरा इन्वायरमेंटल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ 89 कोड की, तो वहां पे यूनिट नंबर जो 8 है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है ये है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ठीक है, ये कह रहा है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, यानी कि आपको क्लीन इन्वायरमेंट की राइट है आपको कि क्लीन इन्वायरमेंट में आप रहें। ठीक है ना, आपको पता है ना आपका जो राइट है, अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पता है ना आपको फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल है अपना। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या है, अगर मैं पूरा अगली बार बताऊं तो उसमें आर्टिकल्स भी हैं, कुछ पार्ट्स भी हैं, पता है ना आपको, शेड्यूल्स भी हैं। वैसे ही क्या है, अगर मैं बात करूं जैसे फंडामेंटल राइट्स है उसमें प्रियम्बल है, प्रस्तावना। ठीक है ना, शुरुआत में क्या है, प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सुन रहे हो ना, चित्त को शांत रखना। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल है जो प्रस्तावना है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर बात करें हमारी फंडामेंटल राइट्स की, हमारे मौलिक अधिकार की, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक 35 तक हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, जो आपको क्लीन इन्वायरमेंट का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? तो याद रखना वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत है। ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 में ही जो आपका राइट टू प्राइवेसी है वो भी इसी के अंदर आता है, राइट टू गो अब्रोड है वो भी इसी में आता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 21 में बहुत सारे राइट्स आपके पास हैं। तो ये पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको बात याद रखनी है, आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपको राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट का राइट है, इस आर्टिकल के तहत। ठीक है ना, आपको पता है आर्टिकल पहले ना आपको जो आपकी हायर एजुकेशन वाली यूनिट थी उसमें पॉलिटी भी पढ़नी पड़ती थी, लेकिन न्यू सिलेबस में पेपर 1 का है उसमें पॉलिटी को इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बहुत डिटेल में मैं पॉलिटी की बात नहीं कर रहा, वरना तो डीपीएसपी की भी बात करनी होती, हमें बहुत सारी बातें करनी होती, लेकिन यहाँ बस इतनी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूँ सेकेंड क्वेश्चन की फ्रेंड्स, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका कौन सा है? ये आपका जो क्वेश्चन उठाया है ये आईसीटी से है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है। और इसकी मैं बात करूं तो कुछ स्कीम यहाँ पे दी गई है और उन स्कीम को आपको मैच करना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मैच करना भी पूछा जाए ये क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली आपसे ये पूछ ले कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। यानी कि इस एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन भी छिपे हुए हैं और एक क्वेश्चन भी मैच करना भी आ सकता है। तो इन स्कीम को याद रखना है, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, तो मैं बात करूं ई क्रांति, ये ई क्रांति है, ये स्कीम किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉनिक क्रांति। ठीक है ना, तो आप नाम से ही समझ रहे हो ये स्कीम रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस। जितनी भी सेवाएं दे रही हैं गवर्नमेंट उनको डिजिटलाइज करके देना, दैट इज ई क्रांति। यानी कि ए से मैच क्या है, 3 है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ई विद्वान स्कीम किससे रिलेटेड है? एक्चुअली में ई विद्वान स्कीम रिलेटेड है जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं उनका प्रोफाइल अपलोड करना जिससे आपस में मिल जाए, यानी कि उन साइंटिस्ट वगैरह की पहचान करना। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, डिजाइन ये रहा, एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि 2 में क्या है, ये 6
इसमें कितना आएगा 6 नंबर, ये 2 का है, समझ रहे ना। यानी कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ ई विद्वान, वो किस रिलेटेड है, एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि नाम से समझ रहे ना, विद्वान, विद्वानों को ढूंढना एक तरह से, ठीक है ना, साइंटिस्ट को, ठीक है, प्रोफेसर्स वगैरह को, तो ई विद्वान इससे है संबंधित है। यानी कि इसमें कौन सा हो गया, ए में हो गया 3, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 3, और बी में हो गया 6, ठीक है, और ई आचार्य, ई आचार्य, इलेक्ट्रॉनिक आचार्य, ये जो है ये है ई कंटेंट पोर्टल है इसमें, यानी कि ये पोर्टल है, इसमें ई कंटेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है, ठीक है ना, ई आचार्य में। ये स्कीम्स याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्त को शांत करते हुए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सी का क्या है, 2 है, ठीक है ना फ्रेंड्स, और FOSSEE, ये तो यही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें एजुकेशन के लिए सॉफ्टवेयर है, ये सीखने के लिए। तो ये है, ये डी का 4 ही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं हो रही ना, लेनी भी नहीं है टेंशन, कुछ नहीं करेगी टेंशन, आपके सिलेक्शन को रोक देगी। और ई कल्पा, ई कल्पा है डिजाइनिंग से रिलेटेड स्कीम, किससे रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो देखो डिजाइनिंग से रिलेटेड कौन सी है, ये रहा, डिजाइन लर्निंग इन डिफरेंट डोमेन, ये कौन सी है, ई कल्पा। यानी कि ये ई कल्पा कितने नंबर पे था, ई पे था ना, ई कल्पा था ई पे, तो ई का 1 हो गया, यानी कि ये आ गया यहाँ पे ई का 1, ठीक है ना फ्रेंड्स, वेरी गुड, समझ रहे हो आप, ठीक है। और ई यंत्र, इसमें क्या होता है, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ पार्ट्स देते हैं रोबोट्स वगैरह के, वो जोड़ने के लिए ये स्कीम चलाई जाती है, यानी क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए स्टूडेंट्स में ई यंत्रा स्कीम है। तो ये देख लेते हैं ऐसा कौन सा है, वैसे बच ही एक गया, यही हैंड्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के लिए ये स्कीम है ई यंत्रा। मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा क्या होता है, इसमें पार्ट्स दिए जाते हैं जैसे रोबोट्स वगैरह बनाने के, स्टूडेंट्स जोड़ के वो बनाते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए है ई यंत्रा स्कीम। तो इसका एफ का क्या आ गया, 5, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन देखना है, देख लेते हैं कौन सा है, जिसमें ए का 3 था, बी का 6 था, यही तो ना। तो इसका ऑप्शन ये वाला, ए का 3, बी का 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है ना। आगे क्या है, ये आगे वाला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से, किससे है, टीचिंग एप्टीट्यूड से। और क्वेश्चन है प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स with most appropriate learning environment and opportunities for student to best achieve their potential are concerned age। यानी कि जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग इन्वायरमेंट देना, अच्छे से वो सीखें, ऐसा पर्यावरण इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल देना, और जिससे वो उनको अपॉर्चुनिटी मिले, किसके लिए, सारे के सारे स्टूडेंट को उनका जो पोटेंशियल है वो कितना कर सकते हैं वो बेस्ट अचीव कर सके। इस तरह का काम करने का या इस तरह की एजुकेशन को क्या बोलेंगे, आपको बात समझ में आ रहा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स को ऐसा इन्वायरमेंट देना, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देना, जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो उनका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा या बेस्ट अचीव कर सके, इतना पोटेंशियल वो प्रदर्शित कर सके। इस तरह का जो भी एजुकेशन होती है, इस तरह की एजुकेशन को क्या बोलेंगे, जो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो आपको पता है जब सारे स्टूडेंट्स के लिए बात होगी, उनके पोटेंशियल को बेस्ट करने के लिए बात होगी, यानी कि वो अच्छे से परफॉर्म करे, ऐसी बात होगी, तो वहाँ होती है इंक्लूसिव समावेशन। क्या होता है, समावेशन, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, ठीक है ना। जैसे अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कई बार क्वेश्चन आता है ना, जन धन योजना आपने सुनी है ना, उसका क्या एम था जन धन योजना का, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था एक बार, ठीक है ना, कि जन धन योजना जब शुरू में आई थी तब इसका क्या है, तो इसका क्या था, इंक्लूजन ग्रोथ की बात हुई थी, इसमें समावेशन ग्रोथ करने की बात हुई थी। तो यानी कि जब ऑल स्टूडेंट्स की बात आ रही है और बेस्ट अचीवमेंट की बात आ रही है, तो इसका मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, पूरी समावेशन के साथ अगर एजुकेशन करें तब ऐसा रिजल्ट होगा, बेस्ट पोटेंशियल वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे एक क्वेश्चन ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है, और ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफिकल्ट टू मैनेज इन क्लासरूम। इसमें जो नीचे लिखे हुए हैं वो कौन सा डिफिकल्ट है क्लासरूम में मैनेज करने का, यानी कि सबसे डिफिकल्ट काम कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ब्रिंग कंट्रोल ओवर इमोशंस टू वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो कहाँ पर आपको इम्प्रेशन शब्दों पे जोर देना है, कहाँ पे आपको इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी चीज़ को बताना,
ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना, क्लासरूम में आपको कैसे इफेक्टिवली, ये कहते हैं ना एक तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इंप्रेशन भी देने होते हैं ना, किस तरह से आप बात करेंगे, आपको कोई सीरियस बात बोलनी है, आपको जोक के बारे में समझाना है, मतलब बच्चों को माइंड रीड करके आपको बात करनी हो, तो ब्रिंग कंट्रोल ओवर इमोशंस, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये मैनेज करना क्लास में। तो एक तो ये हो ही जाएगा, बहुत खतरनाक है। सेकंड क्या है, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट विलिंग टू स्टडी। ऐसे बच्चे जो पढ़ना ही नहीं चाहते और उनको मोटिवेट करना, ये भी बड़ा डिफिकल्ट है मैनेज करना क्लासरूम में, ठीक है ना। संभव है लेकिन डिफिकल्टी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। क्लेरिफाई डिफिकल्ट कंसेप्ट इन ल्यूसिड वे, ये तो हो सकता है, ये तो टीचर कर सकता है, ठीक है। यूजिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड कंटेंट, ये भी कर सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है इन मायनों में, ठीक है। डिफिकल्ट तो है लेकिन बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाने की बात होती है, तो बेस्ट ऑप्शन 1 और 2 है, और 1 और 2 किस में है, इसमें है डी में, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा चला गया, डी चला गया। आपको समझ आ रहा है ना, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है, टेंशन करनी भी नहीं है, ठीक है। अगर चित्त को शांत करके सारी बातें होती है तो बड़े अच्छे से हो जाती है, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन जो रिसर्च एप्टीट्यूड में पैट क्वेश्चन है, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, और मेरा भी मन करता है कि इस क्वेश्चन को मैं बार बार कराऊँ कि आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, ठीक है, इन पेटेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम रिसर्च की पीएचडी करते हो आप, ये ठीक है, तो रिसर्च करते हो तो कौन सा ऐसा है जो एथिकल वैल्यू जहाँ डगमगाने की कोशिश करती हैं, जहाँ पे इथिक्स बहुत ज़्यादा हमारा डिस्टर्ब होता है, यहाँ पर जहाँ पे इथिक्स को या फिर एथिकल वैल्यू को कंसर्न किया जाता है, कहाँ पे। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन याद रखना है डाटा कलेक्शन और एनालिसिस में। डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और रिसर्च एविडेंस, ये बड़ा यहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ डगमगा जाती है, क्योंकि आप डाटा कलेक्शन करते हो तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कई बार कर लेते हो, ऐसा होता है। एनालिसिस में भी डाटा एडजस्ट कर देते हो कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे अपनी एथिकल वैल्यू डिस्टर्ब हो सकती है। सोचो आप मेडिकल साइंस में कहीं भी कोई आप रिसर्च कर रहे हो और आपको कोई ड्रग निकालनी है, मेडिसिन निकालनी है मार्केट में, और आपने ऐसे ही डाटा इंप्लीमेंट करके निकाल दी, तो आपको क्या होगा, आपको पता ही है सोसाइटी पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, उस ड्रग का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे रिसर्च में एथिकल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए सिर्फ पर्सनल नहीं है, वो सोसाइटी के लिए भी है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और रिसर्च एविडेंस में आपकी एथिकल वैल्यूज़ डगमाने की बहुत कोशिश करती है। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब आप पीएचडी करो तो इस तरह की बातें नहीं करनी है, आप बड़ी ईमानदारी से, तन्मयता से, बड़ी अच्छे से आई अपने को काम करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी ना। ये सारे के सारे मिक्सअप से क्वेश्चन का, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट हो ना, तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सअप करके पूछ लेना। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है, अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखते हुए काम करना है फ्रेंड्स। किसी भी तरह का बर्डन दिमाग में नहीं रखना है, और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन तो रखा ही मत करो, अच्छे से रहा करो, सब बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूँ आपको कि पेपर 1 के हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।